नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं एन राजेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हम लोग बीए पार्ट 1 का पेपर सेकंड का अध्ययन कर रहे हैं और आज का विषय है मनु के प्रशासन संबंधी विचार। मनु के प्रशासन संबंधी विचार इस प्रकार हैं। मनु ने प्रशासनिक व्यवस्था का व्यवस्थित रूप से निरूपण नहीं किया है। मनु के जो विचार हैं उसके अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था का कोई व्यवस्थित या विस्तृत निरूपण नहीं किया गया है, लेकिन उसने राजा को संपूर्ण शासन व्यवस्था का केंद्र मानते हुए शासन व्यवस्था में मंत्रियों, सचिवों, अध्यक्षों आदि को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। मनु के अनुसार प्रमुख शासकीय प्राधिकारी एवं निकाय इस प्रकार हैं। पहला है अध्यक्ष। अध्यक्ष जो होता है किसी विभाग का शीर्षस्थ या सर्वोच्च अधिकारी होता है। मनु का मानना है कि राज्य कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजा को उपयुक्त संख्या में आलस्य रहित उत्साही व्यक्तियों को अध्यक्ष पद पर नियुक्त करना चाहिए। ठीक है, जो अध्यक्ष होता है वो विभाग विशेष का सर्वोच्च अधिकारी होता है। और मनु राजा को परामर्श देते हैं कि अगर राज्य कार्य को सुचारू रूप से चलाना है तो उसे उपयुक्त संख्या में ऐसे व्यक्तियों को अध्यक्ष पद पर नियुक्त करना चाहिए जो आलस्य रहित हों और उत्साही हों। दूसरा है परिषद। परिषद ऐसे विद्वान व्यक्तियों की सभा है जो 3 वेदों के ज्ञाता हों। मनु के अनुसार इन विद्वान व्यक्तियों को राज्य में कानून निर्माण एवं नीति निर्माण संबंधी कार्यों में भाग लेना चाहिए। तो परिषद में ऐसे व्यक्तियों की सभा होती है जिनको 3 वेदों का ज्ञान हो, और ये क्या करती है? कानून निर्माण एवं नीति निर्माण संबंधी कार्य करती है। तीसरा सेना। मनुस्मृति में सेना को शासन का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है और इसे सेनापति के अधीन रखा गया है। सेना जो है शासन का महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि इसी के माध्यम से राज्य की रक्षा करना संभव होता है। चौथा है दूत। दूत राजा को राज्य में दूतों की नियुक्ति करने का परामर्श दिया है मनु ने। और दूत कैसे होने चाहिए? जो शुद्ध अंतःकरण वाले हों, कुलीन हों, जिनकी स्मरण शक्ति अच्छी हो और जो देश काल परिस्थिति को समझने की उनके अंदर योग्यता हो। तो इस प्रकार जो मनु जो है प्रमुख शासकीय प्राधिकारी एवं निकायों का वर्णन करता है, जिसमें 4 प्राधिकारी एवं निकाय बताए गए हैं: अध्यक्ष, परिषद, सेना और दूत। अब हम पढ़ते हैं प्रशासनिक व्यवस्था में प्रत्यायोजन, डेलीगेशन, कि हम प्रशासनिक व्यवस्था में प्रत्यायोजन क्यों आवश्यक है और ये क्या चीज है। मनु के अनुसार राजा पर कार्यभार अधिक होता है क्योंकि वह राज्य का शीर्ष अधिकारी या शीर्ष, जिसे सप्तांग सिद्धांत में उसे राज्य का शीर्ष कहा गया है। तो चूंकि वो शीर्ष है तो उसके ऊपर कार्यभार भी चूंकि अधिक होता है, अतः मनु ने उसे अपने कार्यों का प्रत्यायोजन करने का परामर्श दिया है। प्रत्यायोजन का मतलब होता है कि राजा अपने कुछ कार्यों को करने का दायित्व अपने अन्य मंत्रियों को, अमात्यों को सौंप सकता है ताकि उसका कार्यभार थोड़ा कम हो जाए। राजा को अपने कार्यों का विभाजन मंत्रियों, सचिवों, अध्यक्षों एवं अन्य प्रशासकीय अधिकारियों में कर देना चाहिए और कुछ कार्यों को संपन्न करने का दायित्व उन पर छोड़ देना चाहिए। जब राजा अपने कार्यों का, अपने दायित्वों का अन्य प्राधिकारियों को दे देता है तो राजा के पास कार्यभार हल्का हो जाता है। तो इस व्यवस्था को प्रत्यायोजन कहा जाता है। प्रादेशिक प्रशासन के संबंध में मनु ने प्रत्यायोजन की अवधारणा का विवेचन करते हुए कहा है
कि राज्य में शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए एवं प्रजा में स्वशासन की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जो प्रादेशिक प्रशासन होता है, चूंकि जो शासन होता है राज्य का बटा हुआ होता है, केंद्रीय शासन, प्रादेशिक शासन या प्रशासन, तो मनु कहते हैं कि जो प्रादेशिक प्रशासन है उसके संबंध में प्रत्यायोजन की अवधारणा को लागू करना चाहिए ताकि शक्ति का विकेंद्रीकरण हो और प्रजा में स्वशासन की प्रवृत्ति आए। ठीक है, तो ये प्रत्यायोजन का मनु ने महत्व बताया है कि किस प्रकार प्रत्यायोजन किया जाना चाहिए ताकि राजा का कार्यभार हल्का हो सके और प्रजा के अंतर्गत स्वशासन की प्रवृत्ति का भी विकास इसके माध्यम से किया जा सके। प्रत्यायोजन इसलिए भी आवश्यक है कि इससे शक्ति का केंद्रीयकरण किसी एक स्थान पर नहीं होता। शक्ति का विकेंद्रीकरण होने से शक्ति के दुरुपयोग की संभावना भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है प्रादेशिक व स्थानीय शासन कि जो राज्य का प्रादेशिक और स्थानीय शासन किस प्रकार का होना चाहिए, मनु ने इस बारे में अपने विचार रखे हैं। मनुस्मृति में राज्य के शासन को दो भागों में विभाजित किया गया है, पुर एवं राष्ट्र। अब ध्यान रखना कि जो शासन है इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति में किया है, वह है पुर एवं राष्ट्र। मनु के अनुसार वृक्ष, घास आदि से युक्त ऐसे भूभाग जहां विद्वान एवं वीर पुरुष निवास करते हों वहां पर पुर अथवा नगर या राजधानी की स्थापना की जानी चाहिए। आपने सप्तांग सिद्धांत में पढ़ा होगा, पुर जो शब्द आया है वो राजधानी या शहर के लिए आया है। तो मनु कहते हैं कि ऐसा स्थान जहां वृक्ष, घास आदि से युक्त भूभाग हो और जहां विद्वान एवं वीर पुरुष रहते हों वहां पर पुर अथवा नगर की स्थापना की जानी चाहिए। शासन व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन एवं व्यवस्थित संगठन के लिए मनु ने राष्ट्र के शासन को विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया है कि अगर हम शासन को विभाजित नहीं करेंगे तो शासन व्यवस्था का सुचारू संचालन नहीं हो पाएगा और उसको व्यवस्थित करना भी मुश्किल होगा। तो मनु ने शासन को विभाजित किया है। किस प्रकार? उसने शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम या गांव को माना है। जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है वह क्या है? गांव या ग्राम। इसी प्रकार 10, 20, 100 और 1000 ग्रामों के संगठन की व्यवस्था की है। एक गांव, उसके ऊपर 10, 20, 100 फिर 1000 ग्रामों का संगठन मनु ने प्रतिपादित किया है शासन व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए। प्रशासन की इकाइयों के लिए अलग अलग अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया गया है। जो प्रशासन की अलग अलग इकाइयां हैं, जैसे 10 गांवों का समूह है, 100 गांवों का समूह है, 1000 गांवों का समूह है, ये प्रशासन की इकाइयां हैं और इनके लिए अलग अलग अधिकारियों को उत्तरदायी मनु ने बनाया है। और इन अधिकारियों को क्या नाम दिया है? रक्षक। जो प्रशासन की विभिन्न इकाइयों का उत्तरदायित्व जिन अधिकारियों पर होता है उनको मनु कहता है रक्षक। ये अधिकारी अपने से उच्च अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसे पदसोपान व्यवस्था कहते हैं। पदसोपान व्यवस्था में क्या होता है? नीचे का हर अधिकारी अपने से ऊपर के अधिकारी के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार की व्यवस्था मनु ने की है। 10 गांवों का जो रक्षक है वो 20 गांवों के रक्षक के प्रति उत्तरदायी है और 20 का 100 और 100 का 1000। इस तरीके से एक दूसरे के प्रति वो उत्तरदायी, नीचे वाला ऊपर वाले के प्रति उत्तरदायी है। तो इससे प्रशासन में एक व्यवस्था बनी रहती है, उत्तरदायित्व का निर्धारण भी आसान होता है। रक्षक जो है उसका कार्य क्या है? प्रजा से कर वसूल कर उसे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना और अपनी गांव है उसमें शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखना। तो रक्षक का क्या कार्य माना है मनु ने? कि प्रजा से कर वसूल कर उसे अपने से उच्च अधिकारी के पास पहुंचाए और जिस गांव का, जिस इकाई का उत्तरदायित्व उसे दिया गया है उसमें शांति एवं व्यवस्था को वो बनाए रखे। मनु ने नगर के प्रशासन हेतु, अभी तक बात की हमने गांव की, अब बात है नगर के प्रशासन हेतु एक शूरवीर, तेजस्वी और विचारवान उच्च अधिकारी की नियुक्ति का परामर्श दिया है। जो नगर के प्रशासन के लिए एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति का परामर्श या सलाह दी है मनु ने जो शूरवीर हो, तेजस्वी और विचारवान हो एवं इसे नगर के समस्त प्रशासनिक कार्यों हेतु उत्तरदायी माना है। जो नगर के समस्त जो कार्य हैं प्रशासनिक, उनके लिए इस व्यक्ति को उत्तरदायी मनु ने माना है। इसका कार्य क्या है? प्रजा की रक्षा, उनके कार्यों का निरीक्षण तथा भ्रष्ट अधिकारियों को
दंडित करना। तो यह नगर के प्रशासन के संबंध में मनु के विचार हैं। अब बात करते हैं, मनु ने स्थानीय स्वशासन के व्यवस्थित स्वरूप पर बल देते हुए, मनु कहता है जो स्थानीय स्वशासन है उसके व्यवस्थित स्वरूप पर बल देते हुए शासन में शक्तियों एवं कार्यों के विकेंद्रीकरण की उपयोगिता व औचित्य को स्वीकार किया है। हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि मनु स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्थित संचालन के लिए शक्तियों एवं कार्यों के विकेंद्रीकरण की उपयोगिता और औचित्य को स्वीकार करता है और प्रादेशिक एवं स्थानीय प्रशासन हेतु एक पृथक उत्तरदायी मंत्री की नियुक्ति को उसने आवश्यक माना है। जो प्रादेशिक और स्थानीय शासन हेतु एक मंत्री को नियुक्त कर देना चाहिए जो उनके प्रशासन के लिए उत्तरदायी हो। इस प्रकार मनु स्थानीय स्वशासन की उपयोगिता व औचित्य पर बल देते हैं। अब है कि जो प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उन पर नियंत्रण भी आवश्यक है। मनु कहता है कि राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर समुचित नियंत्रण को अत्यंत आवश्यक माना गया है ताकि वे भ्रष्ट ना हो जाएं। अगर अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर राज्य द्वारा समुचित नियंत्रण स्थापित नहीं किया जाएगा तो उनके भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। भ्रष्ट अधिकारियों से प्रजा की रक्षा करना राजा का दायित्व माना गया है। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो प्रजा को प्रताड़ित करते हैं, तो प्रजा की रक्षा करना राजा का दायित्व है, तो इसलिए वह प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर नियंत्रण की व्यवस्था करता है। मनु ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार को एक गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा है और उसके लिए दंड का प्रावधान किया है। मनु कहता है कि भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति को छीनकर उन्हें राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार मनु ने एक गंभीर अपराध मानते हुए ऐसे लोगों को उनकी संपत्ति छीनकर राज्य से बाहर निकालने का दंड प्रस्तावित किया है। दूसरी बात जो मनु कहते हैं कि जो अधिकारी और कर्मचारी जो हैं ये भ्रष्टाचार से दूर रहें, इसके लिए मनु ने एक सलाह दी है राजा को कि अधिकारियों और कर्मचारियों को भ्रष्टाचार से दूर रखने के लिए मनु उन पर नियंत्रण रखे जाने के अतिरिक्त उन्हें समुचित मात्रा में और समय पर वेतन का भुगतान किया जाना आवश्यक मानते हैं। मनु कहते हैं कि अधिकारियों और कर्मचारियों पर नियंत्रण रखा जाए, लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि जो उनकी सैलरी है, जो वेतन है, उन्हें समुचित मात्रा में मिले और समय पर उनका भुगतान हो जाए। तो ये सारे विचार, सारी बातें मनु के प्रशासन संबंधी विचारों में शामिल है। तो ये टॉपिक पूरा होता है। जैसा कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप ये जो आज वीडियो में जो सामग्री पढ़ाई गई है, जो टॉपिक पढ़ाया गया है, आप इसकी PDF फाइल वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।